नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन के बारे में। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी, या तेजस्वी यादव जी, या फिर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, या फिर चिराग पासवान जी, या फिर नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी गद्दी संभालेंगे? लेकिन चुनाव समीकरण से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए का पल्ला भारी है। और जिस अंदाज से इंडी गठबंधन, महागठबंधन राजनीति कर रही है, उससे भी साफ पता चल रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जैसे ही बिहार में एक रैली किया के साथ, वहां से लौटते ही उनकी राजनीतिक स्टाइल बदल गई। डायरेक्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे हमला किया वोट चोरी के लिए, और फिर सर का विरोध किया। अरे, जब वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोटर्स हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, उनके लिए ही सर स्टार्ट किया गया, जो बिहार में सबसे पहले लागू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में सर स्टार्ट होगा। फर्जी वोटर्स को बाहर निकाला जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो एक तरफ तो आप फर्जी वोट की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर सर का विरोध कर रहे हैं। फर्जी वोटर को निकालने की जो स्कीम लाई गई है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात, विपक्ष खुद कंफ्यूज होने करना क्या है। उन्होंने ईवीएम को क्लीन चिट दे दिया। अब ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी वोटर से दिक्कत है। फर्जी वोटर्स हटाने की रास्ते सर, आप उनका ही विरोध कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है? विपक्ष खुद कंफ्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हंगामा किया गया सदन में, किस पे चर्चा होना चाहिए। चर्चा हुआ, उन्होंने सवाल किए कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। एयरफोर्स के चीफ मार्शल उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के 5 विमान हमने उड़ाए। हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम था S-400। बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन यहाँ भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, उस पर विरोध किया। आतंकियों जिन्होंने पहलगांव में अटैक किया था, मारा था लोगों को, उन आतंकियों को मारने के बाद ऑपरेशन महादेव से को मारा गया। इसका भी विरोध किया कि ऑपरेशन महादेव क्यों नाम रखा गया, और ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले आतंकियों का एनकाउंटर क्यों हुआ। अरे भाई, जब आतंकी मिलेंगे तब उनका एनकाउंटर होगा। तो कुछ ऐसे विरोध कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष अपनी हार मान चुकी है। पहले रैली के बाद ऐसा क्या हुआ, जो उनका स्ट्रेटजी चेंज हो गया चुनाव का। डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे हमला करना, जुडिशरी सिस्टम को कहना, सेना पे आरोप लगाना, चुनी हुई सरकार जो पिछले 11 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रही, चुनी हुई सरकार, उस पे आरोप लगा रहे हैं। और एक कहावत, सबसे बड़ी बात, कि जिनका आप काम नहीं खराब कर सकते उनका नाम खराब कर दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी हर रोज कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि जनता के दिल में के लिए और जगह बन रहा है। विपक्ष नीचे चलते जा रही है उनके काम से, क्योंकि नाम के प्रधानमंत्री नहीं, काम के प्रधानमंत्री। और वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी आज हिंदुस्तान बन चुका है। और साफ साफ दिखाई दे रहा, घर से बाहर भी निकले, कहीं भी हो दुनिया, हिंदुस्तान के किसी कोने भी हो, घर से बाहर निकले तो आपको विकास नजर आ रहा होगा। कहीं सड़कें बन रही, कहीं फ्लाईओवर, कहीं स्कूल, कहीं मंदिर, कहीं हॉस्पिटल, तो हर जगह विकास हो रहा है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष विकास की राजनीति ना करके
जात पात की राजनीति, सबसे बड़ी माइनस पॉइंट। और हिंदुस्तान के बड़े संस्थान, सेना पे सवाल उठाना, जब इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया मीडिया में आकर, तीनों 11वीं एयरफोर्स देने के बाद भी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए, जुडिशरी सिस्टम पे सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए, ईवीएम पे सवाल उठाए। अरे भाई, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने काम से जनता का दिल हैक कर लिया है। और यही साफ साफ जब राहुल गांधी जी ने बिहार में पहला रैली किया, उन्होंने बिहार का डेवलपमेंट देखा और उनको समझ में आ गया कि भाई जितना मुश्किल है यहाँ, किस बात पे वोट मांगेंगे। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार सब कुछ दे दिया, सुरक्षा दे दिया। किस बात पे वोट मांगेंगे। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार सब कुछ दे दिया, सुरक्षा दे दिया। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास, सब कुछ सामने देख लिया। तो अब किस बात पे वोट मांगेंगे। और यही वजह है, अपनी हार उन्होंने मान ली और अपनी बिहार इलेक्शन में उनका जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बदल दिया, वोट चोरी पे आ गए। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी के एक्स फैक्टर क्या है। मजबूत वोट बैंक नीतीश कुमार जी की रेडियो और ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग, महादलित, गैर यादव ओबीसी और महिलाओं का पारंपरिक समर्थन है। 35% आरक्षण, लव कुश समीकरण, कुर्सी, कुर्मी और कोयरी जातियों का गठबंधन, गठजोड़ लगभग 15% जनसंख्या पर असर डालता है, जो एनडीए का पुख्ता आधार है। महिला सशक्तिकरण, साइकिल योजना, पेंशन, पंचायत आरक्षण, कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं में महिला वोटरों का पकड़ मजबूत हुई है। अनुभव और इमेज, लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यकाल, स्थिर छवि और प्रासंगिक अनुभव और सेफ चॉइस बनता है उन्हें। वहीं महागठबंधन एनडीए का संतुलन, बीजेपी और जेडीयू में लगभग बराबरी की सीट शेयरिंग, साथ में एलजेपी, रामविलास पासवान जी और हम से जितेंद्र राम मांझी जी जैसे छोटे दल भी साथ में। विपक्ष में बिखराव, महागठबंधन में कई दल, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य छोटे दलों की एंट्री से वोट बंटने की संभावना है। प्रशांत किशोर जी आरजेडी की मुस्लिम वोट काट देंगे और फायदा साफ साफ एनडीए को नजर आए, एनडीए को मिलने वाला है। तो प्रशांत किशोर जी भी सीएम नहीं बन सकते, मिलीजुली सरकार में वो बना सकते हैं, क्योंकि भी उन्हें बहुत लैंडमार्क तय करना है नीतीश कुमार जी तक पहुंचने के लिए। मजबूत चुनाव मशीनरी, बीजेपी का चुनाव प्रबंधन, नीतीश का ग्राउंड नेटवर्क मिल के असर डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, दो पावरफुल लीडर सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी उनके साथ खड़े हैं। काम का रिकॉर्ड और चुनावी रणनीति, विकास और योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और काम, डबल इंजन सरकार का नारा, प्रगति यात्रा, जनता से सीधा संवाद, हाल ही में पूरे बिहार दौरा कर योजनाओं का प्रचार और जनता के समस्याएं सुनना, विपक्ष को जवाब, तेजस्वी यादव की रोजगार और फ्री बिजली जैसी घोषणाओं का मुकाबला अपने कामों और योजनाओं से करना। वोटर लिस्ट विवाद, विपक्ष का आरोप कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, लेकिन एनडीए ने इसे पारदर्शिता बताकर पलटवार किया। नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर, निशांत कुमार जैसे नाम सियासी पटल पर चर्चा में, इसे वोट बिखेरने की खतरा। जाति जनगणना का मुद्दा, सभी पार्टियां ये सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए ने भी इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर देखें तो नीतीश कुमार जी और एनडीए के पास मजबूत सामाजिक समीकरण है, पक्का वोट बैंक, गठबंधन और एकजुटता और विकास का रिकॉर्ड है। लेकिन राजनीति
में 1 हफ्ते में बड़ा समय होता है और यहाँ तो चुनाव में कई महीने बाकी है। देखना होगा जनता किसे चुनती है, लेकिन फिलहाल बाजी नीतीश कुमार जी के हाथों में नजर आ रही है। आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं क्या है एक्स फैक्टर नीतीश कुमार जी की इस इलेक्शन में, जिन्होंने 28 जनवरी 2024 में 9वीं बार शपथ ली है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले सीएम बन गए। उनके नेतृत्व में हाल में कई विकास योजनाएं शुरू की गई, जैसे माता सीता मंदिर के लिए भूमि पूजन, ट्रेन सेवा तथा बिहार गौरव उद्यान जैसे परियोजनाएं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने पावर सब्सिडी घोषणा की है। 125 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी। 1.67 करोड़ घरों को लाभ मिलेगा। ये फ्री की स्कीम सबसे पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली में लाया, 10 साल राज किया, लेकिन अभी भी राज करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इलेक्शन हार गए। तो ये 125 यूनिट फ्री बिजली ट्रम्प कार्ड साबित होगा। भले ही ये केजरीवाल जी की नीति है, लेकिन बीजेपी इस पे अमल करके और फ्री राजनीति से किस तरह उन्होंने फायदा उठाया, ये महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा इलेक्शन में दिखा दिया कि अगर वो फ्री की जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो फ्री की राजनीति करते हैं तो क्या होगा। और यही बिहार इलेक्शन में होने वाला है। पिछले गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे महागठबंधन के संभावित प्रमुख चेहरा हो सकते हैं तेजस्वी यादव जी, राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिकार, जिन्होंने 2015 का सफल अभियान चलाया था। प्रशांत किशोर जी नेतृत्व पर जोर हो। नीतीश कुमार जी के पास अभी मजबूत स्थिति है। एनडीए में पुनर्मिलन, प्रमुख विकास योजना है, लेकिन गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, भविष्य संकट में हो सकता है। युवा लोकप्रिय और आरजेडी के निर्वाचित मोर्चा के मजबूत चेहरा तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के राह पर प्रमुख उम्मीदवार। प्रशांत किशोर जी तीसरे व्यक्ति रहे जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, पर उनका रणनीति असर डाल सकता है। चिराग पासवान जी एनडीए से टूटता है तो वह संतुष्ट घटक की भूमिका निभा सकते हैं। निशांत कुमार जी अगर सोशल मीडिया युवा नेतागिरी में हाथ आजमाएं तो भविष्य में उनके लिए रास्ता बन सकता है। एनडीए मजबूत रही, फेस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एमजी महागठबंधन की बढ़त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अन्य संभावनाएं रणनीतिक गठबंधन का प्रत्याशित परिस्थितियां प्रशांत किशोर पर भी निर्भर अभियान कामयाब हो सकता है। इन सभी में समीकरण में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है और इसके लिए बहुत हद तक एनडीए गठबंधन की नीतियां जिम्मेदार है। सबसे पहले सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीति। आपने हमेशा देखा होगा एनडीए गठबंधन के नेता हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी माइनस पॉइंट है। जिस देश में 80% जनता हिंदू हो, आप उस देश में सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं, उसे खत्म करने की बात करते हैं, तो आप कैसे राज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो सनातन और हिंदुओं के हित की बात करेगा। तो महागठबंधन को अपनी स्ट्रेटजी बदलना होगा। कोई भी नेता, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उन्हें सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करना बंद करना होगा और हिंदुओं सनातन के सपोर्ट में बोलना होगा, तभी वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। और दूसरी, जात पात की राजनीति, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों के जमाने की बहुत पुरानी आउटडेटेड स्कीम है जो कि अभी काम करने वाला नहीं है। ये मोदी की नया भारत है जहां जनता सब कुछ जानती है। एक मजदूर के पास भी स्मार्टफोन है, तो इसलिए अब ये जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए जात पात की राजनीति बंद करके
विकास की राजनीति करनी होगी, तभी एनडीए दोबारा सत्ता में आ सकती है। सबसे बड़ी कमी, एक कहावत है कि अगर आप किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो नाम खराब कर दीजिए, और ये काम इंडी गठबंधन कर रही है। प्रधान नरेंद्र मोदी जी अपने फैसलों से सबको अचंभित कर रहे हैं और हिंदुस्तान विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी बन चुका है। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान अमेरिका से कोई टक्कर दे सकता है। तो अब ये राजनीति भी बंद करनी पड़ेगी कि आप मोदी जी को बदनाम कर दें। अरे आपको अपना काम करना पड़ेगा फील्ड वर्क से, किसी को बदनाम करके आप राज नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट जिसे विपक्ष को सीखने की जरूरत है, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ बोलना बंद करना पड़ेगा। इनसे भी इनका इमेज खराब हो रहा है। इलेक्शन हारे तो ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, केस हारे तो जज खराब, सेना के खिलाफ बयानबाजी करना, तो ये सारे उनके इमेज को खराब कर रहा है। अगर आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं मतलब आप देश विरोधी पार्टी की तरह अपना इमेज बना रहे हैं। तो ये विपक्ष को ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलना, इलेक्शन कमीशन, आर्मी के खिलाफ, जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना है, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़कर विकास की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करना, वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं हिंदुस्तान के। 35 देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया है। आप ऐसे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं पूर्ण बहुमत के साथ। तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना, आप जनता की नजर में गिर रहे हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है, तभी आप दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। नहीं तो अभी क्या, कभी भी नहीं। आपको क्या लगता है? अपने व्यू जरूर दें।